हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 रेलवे रेल वाले भैया में। तो आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे फिर से रेलवे यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम का वो 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो जीके जीएस का हो या फिर कंप्यूटर को या फिर इसके स्टैटिक जीके को। सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसमें हम लोग पीवाईक्यू भी कवर करने जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है बच्चों, ठीक है। पहला सवाल जो कि बनेगा आप सभी के लिए, पहले हम लोग इतिहास के क्वेश्चन कवर करेंगे, वो भी इंडियन इतिहास के, ठीक है। पहला सवाल बनेगा आप सभी के, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये आप सभी को बताना है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा 1921 में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनेगा बच्चों आप सभी का कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप सभी को बताते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो वो चाणक्य कौटिल्य था, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल बनेगा बच्चों आप सभी का कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो आप सभी को बता दें, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, ठीक है, याद रखना, हाँ, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बरहा समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को बता दें, बरहा समाज के संस्थापक जो है वो राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो आप सभी को बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन हम लोग फिर से कवर करेंगे किसके, ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी का पहला सवाल आप सभी को बनेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो आप सभी को बता दें, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो वो कंचनजंगा है, याद रखना, ठीक है। और पूरे विश्व का अगर कहा जाए, यहाँ देख सकते हैं, सॉरी K2, सॉरी गलत उत्तर दिया, K2 जो यानी गॉडविन ऑस्टिन, ध्यान दें, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पूर्ण रूप से भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, यानी कि पीओके वाले इलाके में दोस्तों आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। बाद में पूरी तरीके से स्थित सबसे ऊंचा जो है वो कंचनजंगा है, याद रखना, ठीक है। बाद में पूरी तरीके से स्थित सबसे ऊंचा कौन है? कंचनजंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन विकल्पों में K2 है जो भारत के दावे में आता है, यानी कि अगर ऑप्शन में सिर्फ कंचनजंगा रहा तब वो कंचनजंगा मारना है, अगर ऑप्शन में K2 रहा और कंचनजंगा रहा तब उसे K2 ही मारना है, और इसके अलावा अगर सिर्फ आपका K2 रहता तो K2 ही आपको मारना है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप सभी को बता दें, आप सभी को उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो आप सभी को तो भारत में मानसून जो है वो केरल में सबसे पहले आता है, ठीक है, याद रखना, अभी तो मानसून का ही दौर चल रहा है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों की सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बता, सुंदरबन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बनता है आप सभी का कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय भाग का हिस्सा है? तो आप सभी को बता दें, नंदा देवी चोटी जो है वो कुमाऊं हिमालय भाग का हिस्सा है बच्चों, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा पॉलिटिकल के सवाल, यानी पॉलिटिकल साइंस के सवाल, ठीक है। पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी का। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? याद रखना, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो बोल ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जो है वो राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो आप सभी को पता, भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है वो 1951 में किया गया था, याद रखना, ठीक है। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब? 1951 में किया गया था, ठीक है। अब पांचवा सवाल देखते हैं संविधान संशोधन का कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप सबको बता दें, वो जो है राजनीतिक समानता, सॉरी गड़बड़ मिटा दिया, इसको मिटाना पड़ेगा, राजनीतिक समानता से संबंधित, ठीक है, याद रखना आप सभी को, किससे संबंधित है? राजनीतिक समानता से संबंधित है, ठीक है, एक बोर्ड आ रहा है उसका, ठीक है। अगला सवाल, अब इकोनॉमिक्स के 5 सवाल देखते हैं हम सभी। इकोनॉमिक्स के अब हम लोग 5 सवाल देखेंगे। क्या है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को बताएं, नीति आयोग का पूर्ण रूप जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल बनेगा आप सभी का बच्चों की ये भारत में राष्ट्र आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? आप सबको बता दें, भारत में राष्ट्र आय का अनुमान सबसे पहले जो है वह दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि पंचवर्ष योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आप सभी को बता दें कि पंचवर्ष योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? सोवियत संघ से ली गई है, रूस से, जिसको हम लोग बोलते हैं अभी, ठीक है।
अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी को बता दो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पूंजीवादी भी है, यहाँ समाजवादी भी है, साम्यवादी भी है, हर तरीके की यहाँ पाई जाती है, इसलिए मेरे से बोल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो आप सभी को बता दें रेपो रेट का निर्धारण जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करता है, ठीक है, रेपो रेट दर का, ठीक है। अब कंप्यूटर का हम लोग 5 सवाल देखेंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो वो सीपीयू को कहा जाता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को बता डब्ल्यू डॉट का फुल फॉर्म जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 किलोवाट में कितना वाइट होता है? तो आप सभी को बता 1024 वाइट होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, माउस का इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड में इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस, बट प्रिंटर जो है वो बाहर निकालता है, पेपर बाहर निकालता है, इस वजह से वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपसे बात है एम एस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चों, ठीक है। अब स्टैटिक जी के क्वेश्चन देखते हैं कि जो बनेगा आपसे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला था कि सभी के 5 क्वेश्चन कवर करेंगे और वो हम लोग करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। सो अगला सवाल, पहला सवाल बनेगा आप सभी का स्टैटिक जीके से कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता था? वो आप सभी को बता दें, वो जाना जाता आप सभी के बुर्गिस कुरियन को जाना जाता, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान है? तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण का प्रावधान है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बता दें भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है अजंता की गुफाएं स्थित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को बता दें भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप सभी को बता दें वो है कुंजिकल जलप्रपात, ठीक है। अब थोड़ा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के लिए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या है कि जून 2025 में किस देश ने अल्फाट्रोन नामक अपनी पहली घरेलू निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा इसमें, जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं भारत ने यह काम करके दिखाया है। क्या किया है कि अल्ट्रा अल्फाट्रोन नामक अपनी पहली घरेलू निर्मित जो है अपने घर में ही बनाया हुआ निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया उसका, ठीक है, किसने? भारत ने। अगला हाल ही में जुलाई 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? वो आप सभी को बताना है। तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भूमि बहाली। क्या उत्तर है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलापन, ये जो है वो थीम थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चा आप सभी का कि हाल ही में जून 2025 किस भारतीय शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के में शामिल किया गया है? वो आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा त्रिशूर को ये किया गया, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल जो कि आपसे के लिए बन जाएगा, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि जुलाई 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो आपसे हो जाएगा शक्तिकांत दास थे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस देश ने हाल ही में जून 2025 पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी के अधिकार जीते हैं? तो आप सभी को बता दो वो जो थे बेल्जियम और नीदरलैंड थे बच्चों, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अब अगला सवाल हम सभी को देखना है। अगला सवाल क्या है कि सामान्य विज्ञान, अब जनरल साइंस के क्वेश्चन लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आते हैं, इनके भी क्वेश्चन आते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो आप सभी को बताना, वो यकृत है, यानी लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगला सवाल बच्चों आता है आप सभी का कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये आप सभी को बताना, विद्युत धारा को मापने के लिए जो है वो ए मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ए मीटर का उपयोग किया था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि रात में नहीं दिखने वाला बीमारी होता है? वो आप सभी को बताना है। वो जो होता है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो वो आप सभी को बता दें वो होती है ठोस में, जैसे लोहा में सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल होती है, यानी ध्वनि ज़्यादा उसी में दौड़ता है, याद रखें आपको, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन मौजूद होती है? आप सभी के 4 ऑप्शन, आप सभी को बताना है क्या होता है। सो आप सभी को उत्तर जो हो जाएगा वो होगा मैग्नीशियम बच्चों, याद रखना, ठीक है, मैग्नीशियम। अगला सवाल देखते हैं कला और संस्कृति से क्या हो सकता है, बताना है आप सभी को कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो आप सभी को बताना है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का ये है दोस्तों।
अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अजंता गुफाओं में बने चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी को बता दें वो जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उन्हीं की मूर्तियां आप सभी को देखने को मिलेगी अजंता गुफाओं में। और अजंता गुफा कहाँ है आप सभी को बताना, वो यह है महाराष्ट्र में। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी के, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर क्या बनेगा, उत्तर बनेगा आप सभी का मध्य प्रदेश में स्थित, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनेगा आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो वो आप सभी को बताना है। तो ओणम जो है वो जो केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार, याद रखना, केरल का ये इंपॉर्टेंट त्यौहार है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवा दिया। अभी इंपॉर्टेंट सवाल है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण या फिर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था, तो आप सभी को बता दें उसने जो करवाया था वो था राष्ट्रकूट का, ठीक है, याद रखना राष्ट्रकूट, ठीक है। अब जरा खेल और स्पोर्ट्स के देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो अगला सवाल बनता है आप सभी थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, वो आप सभी को बताते हैं। थॉमस कप जो है वो कमी बैडमिंटन से संबंधित होता है बच्चों, ठीक है। बैडमिंटन जो कि ये क्या पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम चैंपियनशिप है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब आपको बताने का और इंटरेस्टिंग सवाल कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो आप सबको बताना भाला फेंक जैवलिन थ्रो के नाम से जाना जाता है। भारत का नाम इसी में ऊंचा किया नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित, तो आप सबको बता दें उसका उत्तर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है टेनिस जो है, यहाँ देख सकते हैं टेनिस जो है, टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आईपीएल का पूर्ण रूप ये तो बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हो, इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो आईपीएल को कहा जाता है, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है आप सभी का हॉकी का जादूगर, यह इंटरेस्टिंग सवाल है, आप सभी को बताना पड़ेगा कि हॉकी का जादूगर किसे जाना, मतलब किस के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी को बता दें वो जो थे मेजर ध्यानचंद थे, उनका स्टोरी आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा विविध देख लेते हैं क्या है। पहला विविध क्वेश्चन बनेगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये बच्चा को पता है मुंबई इंडियंस मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये तो बहुत बड़ा है, यानी कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई का मूर्ति बनाया गया, कहाँ बनाया गया दोस्तों, ये गुजरात में बनाया गया, और गुजरात में बनाया गया। और सरदार वल्लभ भाई को जो इंडिया का आयरन मैन कहा जाता है, ठीक है। तो ये किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये आप सभी को बताना है। तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो लगता है कहाँ, सोनपुर बिहार में लगता है। अब जरा फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2025 में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, आप सभी को बताना है। वो की थी इटली ने की थी, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वो इटली ने की थी, ठीक है। इटली जो है वो जून 2024 में G7 की अध्यक्षता की थी, और उसके बाद 2025 का शिखर सम्मेलन में वही आयोजित हुआ है, याद रखना, ठीक है। 2024 और 2025 दोनों का G7 की अध्यक्षता किसने की, इटली ने की, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में जुलाई 2025 भारत के किस राज्य में मेरा गांव मेरे धरोहर नामक एक नई सांस्कृतिक संरक्षण योजना शुरू की गई, तो आप सबको बता दें किस राज्य ने की है, वो मध्य प्रदेश, किसने की है, किस राज्य के, मध्य प्रदेश ने की है यह काम, ठीक है। तो यह योजना गाँव की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जून 2025 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया था, तो ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी का उत्तर बनेगा श्रीनगर में यह किया गया था। श्रीनगर में 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं फटाफट हम लोग तो बच्चों। अगला सवाल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में जुलाई 2025 में किस देश ने मून मिशन के तहत चंद्रमा के सिंदूर हिस्से से नमूने सफलतापूर्वक एकत्रित किए और पृथ्वी पर लौटाए, तो आप सभी को बताना है किस देश ने किया यह कारनामा। वो चीन ही कर सकता है ऐसा काम दोस्तों, और यह अमेरिका कर सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं क्या दिया हुआ है, या पढ़ लेते हैं इसको भी हम लोग कि चीन जो है अपनी चांगेई 6 मिशन के तहत चंद्रमा के अनदेखे हिस्से से नमूने लाए, जो एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है, जो कि चीन ही करके ऐसा काम करके दिखा सकता है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी जुलाई 2025 तक भारतीय राष्ट्र
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप सबको बताना है, तो वो कौन है, एस सोमनाथ, याद रखना, ठीक है, एस सोमनाथ जो है 2025 तक जो है अभी तो वर्तमान के अध्यक्ष है, ठीक है। अब फिर से इतिहास का क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। इतिहास का क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप सबको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मुद्रा रक्षक नाटक के लेखक कौन है, ये आप सबको बताना है, वो जो है विशाख दत्त है, याद रखना, ठीक है। कौन है, विशाख दत्त। यह नाटक जो है मौर्य काल के शुरुआती दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम पर आधारित है, मौर्य काल के, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को दिल्ली सल्तनत से आपका सवाल है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, तो आप सभी को बता वो था गुलाम वंश, और जिसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इन्हें अपनी विजय और सैन्य शक्ति के कारण इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सती प्रथा का अंत करने में किस समाज सुधारक का महत्वपूर्ण योगदान था, सबको पता है राजा राम मोहन राय का योगदान था, ठीक है। राजा राम मोहन योगदान जिसने जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर जो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया था बच्चों, ठीक है, याद रखना आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल बनता है ज्योग्राफी से आपका अगला सवाल है, 5 क्वेश्चन तो हम लोग हिस्ट्री कवर किए, अब जरा ज्योग्राफी की तरफ फिर से बढ़ते हैं कि दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है, तो दक्कन का पठार जो भारत के जो है दक्षिणी भाग में स्थित है, और दक्कन का पठार भारत के दक्षिणी पयद्वीप भाग में एक बड़ा पठार है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी के भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो वो लक्षद्वीप है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बच्चों, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, याद रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आप सबको बताना है। वो आपको उत्तराखंड में स्थित है बच्चों, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। इसका पहला नाम क्या है, जिम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसको फिर किस नाम से जाना जाता है, हैली नेशनल पार्क के नाम से भी पहले जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो उसका नाम क्या, कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है बच्चों, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत जो है कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है, ये आप सभी को बताना है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में स्थित है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के वार्डेन बूटेनबर्ग राज्य में स्थित है और एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। आप राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन कवर करते हैं। क्या है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा, यह आप सभी को बताना है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा है, तो आप सभी को बताना है वो क्या है, अनुच्छेद 32। क्यों कहा है देख लेते हैं जरा। इसलिए कहा है क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है वो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का प्रदान यही करता है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों देखते हैं हम सभी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संविधान से लिए गए, तो आप सबको पता है वो जो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। देख लेते क्या दिया हुआ है कि यह सिद्धांत राज्यों को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है, ठीक है। अब जरा सवाल नंबर 3 तक इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल से क्या है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपसे को बताना है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। जरा देखते हैं क्या है। लोकसभा सत्र को राष्ट्रपति बुलाते हैं और लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो ये आप सभी को बताना है। भारत में पहला आम चुनाव जो है 1951 और 52 में हुआ था बच्चों, ठीक है। 51 52 में हुआ, ठीक है। पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है, क्या था आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है वो किस देश से प्रभावित है, आप सभी को बताना है। तो वो क्या है, जर्मनी बीमर बीमर संविधान से संबंधित, ठीक है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों निलंबन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आप थोड़ा सा 5 सवाल कवर कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आप सभी को, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर शेयर करते रहें, ठीक है। सो पहला सवाल बनेगा इकोनॉमिक्स की कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो आप सभी को बताना है। तो भारत में जीएसटी जो वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया था वस्तु और सेवा कर, ठीक है। वस्तु पर भी लगेगा और सेवा पर भी लगेगा जीएसटी, और बाद में 1 जुलाई से लागू किया हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि पंचवर्ष योजना जो थी, पंचवर्ष योजना की अंतिम स्वीकृति कौन देता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
कि पंचवर्ष योजना की अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो वो आप सबको बताना, वो कौन देता है, राष्ट्र विकास परिषद यानी कि एनडीसी देता है, राष्ट्र राष्ट्र अंतिम स्वीकृति, ठीक है। अब क्या है कि राष्ट्र विकास परिषद एनडीसी, हालांकि अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है, लेकिन पूर्व में एनडीसी ही अंतिम स्वीकृति देता था, ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी तो नहीं बनती है। तो क्या दिया हुआ कि नगद नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर कौन निर्धारित करता है, तो ये आप सबको बताना है, वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, याद रखना, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि सीआरआर मौद्रिक नीति एक उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई तरलता को नियंत्रित करने के लिए करता है, ठीक है बच्चों। खुली बाजार कार्रवाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनमें से किसका एक उपकरण है, तो आप सबको बताना वो है मौद्रिक नीति का उपकरण, ठीक है। क्या है कि मौद्रिक नीति ये आरबीआई द्वारा तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत का मुख्य उद्देश्य जो था वो अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है। क्या है कि अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उच्च उपज वाली किस्मों के बीज और उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, ठीक है। अब कंप्यूटर का सवाल देखते हैं। कंप्यूटर का सवाल क्या बनता है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बता रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा उत्तर, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वो स्थिर मेमोरी है और इसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा वर्तमान में चल रहे डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये मोबाइल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि मोबाइल की मेमोरी होती है, ठीक है। एमएस एक्सेल में किसी फाइल को सहेजने के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक्स डॉट डॉट एक्स एल एस, ठीक है, एम एस एक्सेल फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, लेकिन नए संस्करण में एक्स एल एस एक्स भी होता है, ठीक है। टेक्स्ट किसका होता है, वो डॉग का होता है। पीपीटी होता है वो पावर पॉइंट का होता है। डॉग जो है वो शायद नोट पैड का होता है शायद, ठीक है। टेस्ट जो होता है वो बट पैड का, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे, इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो वो आप सभी को बता दें, वो टीसीपी या फिर आईपी एड्रेस बोला जाता है इसको, ठीक है। यह इंटरनेट का आधारभूत प्रोटोकॉल सूट है जो डाटा प्रोडक्ट के संचार को नियंत्रित करता है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है दोस्तों, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है, तो आपसे बता दें स्थायी मेमोरी जो है वो रोम है और रैम का जो अस्थायी मेमोरी, ठीक है, ठीक है। सो रोम जो कि रीड ओनली, जिसको क्या कहता है, रीड ओनली मेमोरी में डाटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है और बिजली बंद होने पर भी मिटता नहीं है यार, हाँ, ठीक है। तो अगला सवाल बनता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है, आप सबको बताना है। तो आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये एक संख्यात्मक लेबल है जो नेटवर्क से जुड़े होकर डिवाइस देता है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कवर कर लिए हैं, लगभग हम सभी लगता है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। और दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिले दोस्तों। तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसका नाम है रेल वाले भैया वाले सर, तो जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।